सुधा, तुम मेरे स्टैंडर्ड्स की नहीं हो। मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। राघव ने भरी महफिल में अपनी पत्नी को धक्के मारकर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उसने सुधा को किसी और मर्द के साथ हंसते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात राघव के आलीशान बंगले में दिवाली की पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी और रईस लोग जमा थे। राघव, जो खुद को शहर का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी मानता था, अपनी शान और शौकत का दिखावा कर रहा था। तभी सुधा, जो रसोई में दिन भर खड़ रही थी, हाथ में चांदी की थाली लिए बाहर आई। उसकी साड़ी पर हल्दी का एक छोटा सा दाग लगा था और पल्लू थोड़ा सरका हुआ था। राघव की नज़र जैसे ही सुधा पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दोस्त मिस्टर खन्ना ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे राघव, ये तुम्हारी नौकरानी है क्या? बड़ी मेहनती लगती है। राघव को जैसे काटो तो खून नहीं। उसने झपट कर सुधा के हाथ से थाली छीनी और दांत पीसते हुए फुसफुसाया, तुम्हें 1000 बार कहा है कि जब मेरे खास मेहमान आए तो अंदर रहा करो। यह हल्दी लगा हुआ पल्लू और यह देहाती हुलिया मेरी नाक कटवाने पर तुली हो क्या? जाओ अंदर। सुधा की आंखों से आंसू आ गए। जी, वो तो बस मेहमानों के लिए खीर लाई थी। अपनी खीर अपने पास रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। राघव ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि सुधा लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराई। मेहमानों के बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन राघव ने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुधा अपमान का घूंट पीकर अपने कमरे में भाग गई। राघव और सुधा की शादी को 5 साल हो चुके थे। सुधा एक गरीब पुजारी की बेटी थी जिसे राघव के पिताजी ने पसंद किया था। राघव यह शादी कभी नहीं करना चाहता था। उसे मॉडर्न और अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां पसंद थी। लेकिन पिता की आखिरी इच्छा के खातिर उसने सुधा से शादी तो कर ली, पर उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। राघव के लिए सुधा घर की सिर्फ एक ऐसी मैनेजर थी जो बिना वेतन के काम करती थी। उस रात सुधा तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोई। उसने आईने में खुद को देखा। सांवला रंग, साधारण नैन नक्श, शायद मुझ में ही कमी है, उसने सोचा। अगली सुबह सुधा ने फैसला किया कि वह अब घर की 4 दीवारी में घुट घुट कर नहीं जिएगी। राघव सुबह ही अपनी दुकान पर चला गया था। सुधा तैयार हुई, लेकिन आज उसने अपनी रोज की सूती साड़ी नहीं बल्कि संदूक से अपनी माँ की दी हुई एक बनारसी साड़ी निकाली। उसने माथे पर बड़ी बिंदी लगाई और घर से निकल गई। वह शहर के पुराने मंदिर के पीछे बने एक सामुदायिक कला केंद्र आर्ट सेंटर में पहुंची। सुधा को मधुबनी पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, जिसे शादी के बाद राघव ने वक्त की बर्बादी कहकर बंद करवा दिया था। केंद्र के संचालक ने सुधा की पुरानी फाइल्स देखी तो हैरान रह गए। सुधा जी, आपके हाथों में तो जादू है। हमारे यहाँ अगले महीने एक प्रदर्शनी लग रही है, क्या आप हमारे लिए पेंटिंग बनाएंगी? सुधा को लगा जैसे उसे नई सांस मिल गई हो। उस दिन के बाद से सुधा रोज दोपहर को घर का काम निपटाकर कला केंद्र जाने लगी। राघव को इस बात की खबर तक नहीं थी, क्योंकि उसे सुधा से बात करने की भी फुर्सत ही कहाँ थी। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो राघव का घमंड तोड़ कर रख देगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। 1 महीना बीत गया। राघव को लगने लगा था कि घर में कुछ बदल गया है। सुधा अब गुमसुम से नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह अब राघव के तानों का जवाब रोकर नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान से देती थी। राघव को यह बदलाव खटक रहा था। उसे सुधा का यह आत्मविश्वास हजम नहीं हो रहा था। एक दोपहर राघव अपनी कार से बाजार से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक कैफे पर पड़ी। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुधा, उसकी अनपढ़ और गंवार पत्नी, एक अजनबी मर्द के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह आदमी देखने में काफी प्रभावशाली लग रहा था। कुर्ता पैजामा पहने, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर सौम्यता। वह सुधा को बहुत सम्मान से कुछ समझा रहा था और सुधा पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रही थी। राघव की मुट्ठियां भींच गई। तो यह चल रहा है पीठ पीछे, मुझे अनपढ़ गंवार समझती है और खुद बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है। राघव का पुरुष अहम चोटिल हो गया। वह गाड़ी से उतरकर वहां तबाही मचाना चाहता था, लेकिन भीड़ भाड़ देखकर रुक गया। वह गुस्से में घर लौटा। शाम को जब सुधा घर आई तो राघव शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। कहाँ थी तुम? राघव ने दहाड़ा। सुधा ने शांत स्वर में कहा, बाजार गई थी, कुछ काम था। काम या उस आशिक के साथ मटर गश्ती करने गई थी? राघव ने सुधा की कलाई मरोड़ दी। मैंने तुम्हें आज कैफे में देखा था। कौन है वो आदमी? शर्म नहीं आती? घर में पति है और बाहर। सुधा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में आज डर नहीं, आग थी। जबान संभाल कर बात कीजिए राघव जी। सुधा की आवाज में ऐसी कड़क थी कि राघव एक पल के लिए सहम गया। वो वेदांत जी हैं, शहर के सबसे बड़े आर्ट गैलरी के मालिक। वो मेरे काम की इज्जत करते हैं, मेरी कला को समझते हैं, आपकी तरह नहीं जो अपनी पत्नी को सिर्फ पैर की जूती समझते हैं। राघव हक्का बक्का रह गया। कला? तुम और कला? तुम रोटियां बेलने के अलावा जानती ही क्या हो? सुधा अंदर गई और एक लिफाफा लाकर राघव के मुंह पर मारा। उसमें 50,000 रुपए थे। यह मेरी पहली कमाई है। मेरी एक पेंटिंग बिकी है। जिस औरत को आप गंवार कहते हैं, आज पूरा शहर उसकी कला की तारीफ कर रहा है। राघव के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसने कहा, तो अब पैसे कमाने लगी हो तो पर लग गए। याद रखना, यह घर मेरा है। अगर उस आदमी से मिली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सुधा ने राघव की आंखों में देखा और कहा, दरवाजे तो आपने मेरे लिए कभी खोले ही नहीं थे राघव। मैं सिर्फ एक कोने में पड़ी थी। और रही बात मिलने की, तो कल मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन है और वेदांत जी मुझे लेने आएंगे। रोकना है तो रोक लेना। अगले दिन सुबह राघव ने देखा कि घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। वेदांत बाहर निकला। राघव गुस्से में बाहर आया। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने गाड़ी रोकने की? राघव चिल्लाया। वेदांत ने शांति से चश्मा ठीक किया और बोला, मिस्टर राघव, मैं यहाँ सुधा जी को लेने आया हूँ। आज उनका बड़ा दिन है और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी इतनी प्रभावशाली है। पर अफसोस, जो हीरा आपके पास था
आपने उसे पत्थर समझा। तभी सुधा बाहर आई। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने राघव की तरफ देखा भी नहीं और वेदांत की गाड़ी में बैठकर चली गई। राघव वहाँ खड़ा धूल देखता रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पहली बार जलन महसूस हो रही थी। वो जलन नहीं जो नफरत से पैदा होती है, बल्कि वो जलन जो खोने के डर से पैदा होती है। उसे लगा जैसे सुधा उसके हाथ से रेत की तरफ फिसल रही है। बेचैनी में राघव भी अपनी कार लेकर प्रदर्शनी स्थल एग्जीबिशन हॉल की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हॉल खचाखच भरा था। शहर के बड़े बड़े लोग सुधा की पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे। वही मिस्टर खन्ना जिन्होंने उस दिन सुधा का मजाक उड़ाया था, आज सुधा के साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े थे। राघव एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसने देखा कि वेदांत सुधा के लिए पानी ला रहा है, उसे लोगों से मिलवा रहा है। वेदांत की आंखों में सुधा के लिए जो सम्मान था वो राघव ने कभी अपनी आंखों में नहीं लाने दिया था। तभी माइक पर सुधा का नाम पुकारा गया। सुधा मंच पर आई। मैं यह सम्मान अपने गुरु और अपने दोस्त वेदांत जी को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मुझ में वो विश्वास जगाया जो सालों पहले मर चुका था। सुधा ने कहा। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मारा हो। उसने सुधा का विश्वास तोड़ा था और किसी और ने उसे जोड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो रात याद आई जब उसने सुधा को धक्के मार कर निकाला था। आज वही सुधा मंच पर पड़ी थी और वह भीड़ में अकेला खड़ा था। राघव को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या सुधा उसे माफ़ करेगी? कहानी के सबसे भावुक हिस्से पर जाने से पहले अगर आप भी अपने परिवार की अहमियत समझते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भीड़ छट गई, राघव हिम्मत करके सुधा के पास गया। वेदांत वहां पास ही खड़ा था। सुधा। राघव की आवाज कांप रही थी। सुधा ने मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आप यहाँ? आपको तो शर्म आती थी ना मेरे साथ दिखने में? राघव ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो सुधा, मैं अंधा था। मैंने अपने झूठे अहंकार में कभी तुम्हारी खूबियों को नहीं देखा। आज जब तुम्हें उस मंच पर देखा और वेदांत जी को तुम्हें इतना मान देते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। सुधा ने कड़वाहट से कहा। राघव जी, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष नहीं देते। आपने मुझे कभी पत्नी माना ही नहीं। आज जब दुनिया मेरी तारीफ कर रही है तो आपको मेरा महत्व समझ आ रहा है। यह प्यार नहीं, यह भी आपका अहंकार ही है कि मेरी पत्नी किसी और के करीब कैसे हो गई। नहीं सुधा। राघव के आंसू से आंसू बह निकले। सच में मुझे जलन हुई। मुझे लगा कि वेदांत तुम्हें मुझसे छीन लेगा, लेकिन उस जलन ने मुझे यह भी बताया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। घर चलो सुधा, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें वो दर्जा मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। सुधा चुप रही। वेदांत ने आगे बढ़कर कहा। सुधा जी, फैसला आपका है। आप एक स्वतंत्र महिला हैं। सुधा ने एक पल वेदांत को देखा, फिर राघव को। उसने गहरी सांस ली। मैं घर चलूंगी राघव, सुधा ने कहा। राघव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सुधा ने हाथ उठाया। पत्नी बनकर नहीं, मैं एक कलाकार बनकर। मैं अब अपनी आपकी जागीर नहीं हूँ। मैं अपना काम जारी रखूंगी, अपनी कमाई खुद रखूंगी और जिस दिन आपने फिर से मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मंजूर है? राघव ने हाथ जोड़ लिए। मंजूर है सुधा, 100% मंजूर है। उस दिन राघव सुधा को घर वापस लाया, लेकिन मालिक बनकर नहीं बल्कि एक साथी बनकर। शुरुआत में सब कुछ अजीब था। राघव को अपनी आदतें बदलने में वक्त लगा। उसने सुधा को ए या सुनती हो कहकर बुलाना बंद किया और नाम से बुलाना शुरू किया। जब भी घर में मेहमान आते राघव गर्व से कहता, ये मेरी पत्नी सुधा है, शहर की मानी हुई आर्टिस्ट। धीरे धीरे सुधा के दिल की बर्फ भी पिघलने लगी। उसने देखा कि राघव सच में बदल रहा है। एक दिन सुधा पेंटिंग कर रही थी और उसके हाथ गंदे थे। राघव चुपचाप आया और उसके लिए चाय का कप लाकर उसके होठों से लगा दिया। सुधा ने ऊपर देखा तो राघव की आंखों में वो सम्मान था जिसके लिए वह बरसों तरसी थी। वेदांत अब भी उनका दोस्त था, लेकिन राघव अब उससे जलता नहीं था। उसे समझ आ गया कि विश्वास और सम्मान ही रिश्ते की नींव है। अगर वो मजबूत है तो कोई तीसरा उसे हिला नहीं सकता। दीपावली फिर आई 1 साल बाद। इस बार भी पार्टी थी। राघव ने सबसे महंगी सिल्क की साड़ी सुधा को गिफ्ट की, लेकिन जब सुधा मेहमानों के सामने आई तो वह सादगी से भरी थी। मिस्टर खन्ना ने फिर मजाक करना चाहा। अरे राघव, भाभी जी तो आज भी। राघव ने खन्ना की बात काटते हुए सुधा के कंधे पर हाथ रखा और सबके सामने कहा, मिस्टर खन्ना, मेरी पत्नी की सादगी ही उसकी पहचान है। मुझे मेरी सुधा ऐसी ही पसंद है और वैसे भी हीरे को किसी रैपर की जरूरत नहीं होती, वो अंधेरे में भी चमकता है। सुधा ने राघव की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में जीत थी, अपने स्वाभिमान की जीत। शिक्षा, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को, खास तौर पर अपने जीवन साथी को, कभी मत कम आंको। हम हर इंसान के अंदर एक हुनर, एक रोशनी छिपी होती है। अगर आप अपने साथी की कदर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और तब आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। औरत को गहने या महंगे कपड़ों की नहीं, सिर्फ इज्जत और प्यार की जरूरत होती है। अगर आपको यह सुधा के संघर्ष और राघव के बदलाव की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद या रिस्पेक्ट जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।